हम पढ़ने जा रहे हैं रीड 2022 लेवल 2 का जो थर्ड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था एसएसटी का सामाजिक अध्ययन का, उसको देख रहे हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, मैगस्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है। मैगस्थनीज के द्वारा जो सैनिक गतिविधियों का संचालन उप समितियों का उल्लेख है, 4 उप समितियाँ, 6, 8 या 10 है। तो यहाँ पर मैगस्थनीज के द्वारा 6 उप समितियों का उल्लेख किया गया है। इन समितियों में प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे और मैगस्थनीज ने 5 सेना के अंग माने हैं, जैसे पैदल सेना, अश्व सेना, हाथी सेना, रथ सेना और नौसेना। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी, गुप्त काल की बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे। वेलन वगाई, सालाभोग, देवदान या अग्रहार। तो जो ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी गुप्त काल में उसे अग्रहार कहा जाता था, अग्रहार भूमि उसे कहा जाता था। और वेलन वगाई जो है, वेलन वगाई ये चोल साम्राज्य में गैर ब्राह्मणों को जो भूमि जो स्वामित्व होता था गैर ब्राह्मणों के पास है चोल साम्राज्य में, ये वेलन वगाई कहलाती थी। और सालाभोग जो भूमि है, सालाभोग ये जो स्कूलों के रख रखाव के लिए जो भूमि होती थी सालाभोग कहलाती थी। देवदान जो है, देवदान मंदिरों के लिए दी गई जो भूमि थी ये देवदान भूमि कहलाती थी। और ब्राह्मणों को दी जाने वाली अग्रहार। अगला प्रश्न है, चालुक्यों की राजधानी, चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी। तो चालुक्यों की राजधानी मदुरै, अमरावती, भरूच या ऐहोल। तो यहाँ पर जो राजधानी थी वो राजधानी थी ऐहोल। ऐहोल को राजधानी बनाया था चालुक्यों ने। और उसके बाद चालुक्य जो हैं वादामी या जो वातापी के चालुक्य थे, एक कल्याणी के चालुक्य थे, लेकिन जो प्रथम राजधानी बनाई थी ऐहोल को चालुक्यों ने अपनी राजधानी बनाया था। मदुरै, जो मदुरै की बात करें तो मदुरै पांड्य वंश की राजधानी रहा था। पांड्यों ने पहले कोरकई और बाद में मदुरै को अपनी राजधानी बनाया था। अमरावती की बात आती है तो अमरावती जो है वो सातवाहन वंश के शासकों की राजधानी रहा था। भरूच एक गुजरात में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान। दरगाह पर पूछा है कि पहला सुल्तान कौन आया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। कौन आया था। तो सबसे पहले आया था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन जो तुगलक हैं ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आया था और इसे उलुग खां की उपाधि, इसने उलुग खां की उपाधि भी धारण की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया था। इसने मलिक और सिपह सालार की उपाधि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने धारण की थी। इल्तुतमिश की बात करें, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था इल्तुतमिश ने। और तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। इक्ता प्रणाली की जो शुरुआत है ये इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। टक्का चांदी का और जितल तांबे का सिक्का भी इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन जो खिलजी है इसने राजस्थान पर जो आक्रमण किए थे उनमें 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था हमीरदेव के समय, 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया रतन सिंह के समय और 1308 में सुहाना पर शीतलदेव के समय और जालोर में 1311 में कानड़देव के समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पोलज, परती, चाचर और बंजर भूमि, भूमि के प्रकार हैं ये किस काल से संबंधित हैं। पोलज, परती, चाचर और बंजर मौर्य काल से, गुप्त काल से या सल्तनत काल से या मुगल काल से। तो ये जो संबंधित हैं ये हैं मुगल काल से संबंधित हैं। पोलज, परती, चाचर और बंजर ये मुगल काल से संबंधित हैं। पोलज जो भूमि होती थी वो हर वर्ष खेती की जाती थी। प्रति भूमि पर एक वर्ष छोड़कर जो है खेती की जाती थी। चाचर भूमि पर 3-4 वर्ष छोड़कर खेती की जाती थी और बंजर भूमि पर 5 वर्ष या इससे अधिक वर्षों के बाद खेती की जाती बंजर भूमि थी। मौर्य काल में भी जो भूमि का उल्लेख किया गया है वो अर्थशास्त्र में किया गया है। अर्थशास्त्र में
अदेवमात्रक भूमि, देवमात्रक भूमि और कृष्ट भूमि और अकृष्ट भूमि और स्थल भूमि बताई गई है। गुप्त काल में भी भूमि का उल्लेख किया गया है। आर्थिक दृष्टि से क्षेत्र भूमि, वास्तु भूमि, खिल भूमि, अपहृत भूमि। और अमरकोश की जो अमरकोश है अमर सिंह के द्वारा गुप्त काल में लिखी हुई, उसमें 12 भूमियों के प्रकार बताए गए हैं। और सल्तनत काल में भी भूमि का आर्थिक दृष्टि स्वामित्व के आधार पर उल्लेख किया गया है। सल्तनत काल में उसमें खालिसा, इक्ता, मदद मास और अत्ता भूमि ये जो हैं ये सल्तनत काल में थी। और मुगल काल में पोलज, प्रति, चाचर, बंजर। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी? अकबर की सुलेख की शैली पूछा है, अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली पूछा है तो यहाँ पर नस्तलिक, कुफीक, मंजिल आबादी या हेरात है। ये अकबर के इसमें कौन सी पसंदीदा शैली थी? तो यहाँ पर जो अकबर के इसमें शैली थी वो थी नस्तलिक जो शैली है, ये पसंदीदा शैली थी अकबर की। और अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक जो 1857 के समय में विषय में चित्र बनाया था, द रिलीफ ऑफ लखनऊ किसने बनाया? मार्शल के द्वारा, मिस व्हीलर के द्वारा, थॉमस जोन्स बर्कर के द्वारा या जोसेफ के द्वारा? तो ये बनाया गया था जोसेफ के द्वारा जो है ये द रिलीफ ऑफ लखनऊ जो चित्र है ये 1857 के विषय में जोसेफ के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक पूछा है, गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय। किसके द्वारा लिखी गई थी गुलामगिरी? तो ये लिखी गई थी ज्योतिराव फूले के द्वारा गुलामगिरी पुस्तक की रचना की गई। दयानंद सरस्वती की बात करें तो सत्यार्थ प्रकाश जो है, दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। स्वामी विवेकानंद ने प्राच्य एवं पाश्चात्य और कर्मयोग ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा रचना की गई। राजा राम मोहन राय द्वारा फुतुह उल मुहिद्दीन जो है ये राजा राम मोहन द्वारा, और इनके द्वारा एक संवाद कौमुदी समाचार पत्र का भी संपादन किया गया था। अगला प्रश्न है परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में परिवार कल्याण का विषय पूछा है? तो यहाँ पर कौन सी अनुसूची में? अनुसूची 4, अनुसूची 6, अनुसूची 9 या 11वीं अनुसूची? तो किस अनुसूची में जो है वो परिवार कल्याण के बारे में बताया गया है? तो अनुसूची जो 11वीं अनुसूची है उसमें परिवार कल्याण का विषय शामिल है, क्योंकि जो 11वीं अनुसूची है उसमें 29 विषय हैं, 29 विषयों में परिवार कल्याण है। और ये जो अनुसूची है 11वीं अनुसूची ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान में जोड़ी गई थी। और अनुसूची 4 की अगर बात करें, अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। और अनुसूची जो 6 है, छठी अनुसूची है, ये मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम यानी ममता MMTA जो है मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम से संबंधित अनुसूची है। अनुसूची 9 जो है वो भूमि सुधार संबंधी अधिनियम व संपत्ति अधिनियम से संबंधित है। ये भूमि सुधार अधिनियम से 9वीं अनुसूची, और 11वीं ये अपने 29 विषय इसमें परिवार कल्याण से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? यानी संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, किसे प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय को, मात्र लोकसभा को, मात्र राज्यसभा को या संसद को? तो किसे प्राप्त है? तो संसद को जो है वो संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय जो है अपना नई दिल्ली में है। और लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा को सदन का निम्न सदन, प्रथम सदन, अस्थायी सदन और लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। और राज्यसभा को सदन का उच्च सदन, द्वितीय सदन और वरिष्ठ सदन और स्थायी सदन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में विधिक सेवा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 10 अगस्त, 9 नवंबर या 10 दिसंबर? कब मनाया जाता है विधिक सेवा दिवस? विधिक सेवा दिवस जो है वो 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और
अगर बात करें 10 दिसंबर की, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 अगस्त की बात करें तो 10 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। और 1 जनवरी को जब नया साल बनता है, नया साल को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस पूछा था। अगला प्रश्न भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही क्रम पूछा है। शब्दों का सही क्रम पूछा है। उद्देशिका में जो शब्द दिए गए हैं उसमें बंधुता, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। तो यहाँ पर जो सही क्रम दिया गया है वो बताना है अभी कौन सा जो क्रम है वो सही है। तो यहाँ पर न्याय, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये जो है क्रम सही दिया गया है। इसमें अगर बात करें अलग अलग शब्दों की तो न्याय प्रस्तावना में जो या उद्देशिका में जो न्याय की बात हुई है वो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय के बारे में। और स्वतंत्रता अगर बात करें, स्वतंत्रता किस प्रकार की, तो विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और समानता की अगर बात करें तो समानता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का। और बंधुता। अगला प्रश्न है भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम जिसे पोस्को एक्ट भी कहा जाता है कब लागू किया गया। लागू पूछा है तो 2008 में, 2010 में, 2011 में या 2012 में। कब लागू किया गया, तो ये 2012 में जो है ये पोस्को एक्ट जो है ये लागू किया गया था। अगला प्रश्न निम्न में कौन सा अनुच्छेद 51 के लिए मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। ये शामिल नहीं है पूछा है यहाँ पर। करों का भुगतान करें, देश की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। कौन सा यहाँ पर नहीं है पूछा है, सम्मिलित नहीं है या सही नहीं है अनुच्छेद 51 के मूल कर्तव्य में। तो यहाँ पर जो करों का भुगतान है ये शामिल नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर देश की रक्षा, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और मूल कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के तहत हैं। और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। और इसमें जो 11वां जो मूल कर्तव्य है ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 2002 के तहत, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान कराने का कर्तव्य दिया गया था। 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया। संविधान संशोधन में मंत्रिपरिषद का आकार पूछा है। 81वां, 91वां संविधान संशोधन, 101वां और 102वां। कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया, तो 91वां संविधान संशोधन जो था उसके तहत मंत्रिपरिषद के आकार का जो निर्धारण किया गया था ये हुआ था 2003 में हुआ था 91वां संविधान संशोधन। और 81वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये सन 2000 में हुआ था। इसके तहत अनुच्छेद 16 4B को जोड़ा गया था जिसे SC/ST में आरक्षण की बात की गई थी। संविधान संशोधन 101वां जो था वो 2016 में हुआ और इसमें केंद्र व राज्य में GST वस्तु सेवा जो कर हैं उसे लागू करने की बात की गई। 102वां संविधान संशोधन जो था वो 2018 में हुआ था और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। उसके बाद महत्वपूर्ण जो देखते हैं तो 103वां जो संविधान संशोधन था ये EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण जो दिया गया था ये 103वें संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वीप संबंधित हैं। स्वीप किससे संबंधित हैं, तो जो स्वीप हैं ये मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, शहरी स्वच्छता कार्यक्रम या भ्रष्टाचार नियंत्रण कार्यक्रम। तो ये किससे संबंधित हैं, ये संबंधित है मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से स्वीप जो कार्यक्रम हैं संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है। दो राज्यों के मध्य जो विवाद
क्षेत्राधिकार का पूछा है, उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार के हिस्सा है तो यहाँ पर मौलिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार या रीट या याचिका के तहत। तो ये यहाँ पर जो मौलिक जो क्षेत्राधिकार हैं सर्वोच्च न्यायालय का, इसके अंतर्गत दो राज्यों के मध्य विवाद आता है। दो राज्यों के मध्य जो विवाद हैं ये मौलिक क्षेत्राधिकार के अंदर आता है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो विवाद है ये भी मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 131 के तहत ये मौलिक क्षेत्राधिकार हैं। अपीलीय जो क्षेत्राधिकार हैं, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंदर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संतुष्ट न होने पर अपील करना यहाँ पर 3 तरह से दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक है। सलाहकारी जो क्षेत्राधिकार हैं उसके तहत राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है और मानने के लिए बाध्य नहीं होता। सलाहकारी तो यहाँ पर अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सलाह उच्चतम न्यायालय से मांग सकता है। रीट और याचिका ये जो अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की अभिरक्षा हेतु ये रीट या याचिका दायर कर सकता है। अगला प्रश्न, मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया था? मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया था? तो ये वाद दिए गए मूल संरचना में परिवर्तन से संबंधित। तो यहाँ A.K. गोपालन, केशवानंद भारती, S.R. बम्बईवाद, गोलकनाथ। तो यहाँ पर मूल संरचना सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन जो यहाँ पर उसमें ऑप्शन बी जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तो केरल राज्य था, ये जो है मूल संरचना सिद्धांत से संबंधित हैं। और जो A.K. गोपालन है, A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य का जो वाद था उसके तहत अनुच्छेद 21 को केवल सुरक्षा केवल मनमानी कार्रवाई के खिलाफ उपलब्ध है। यहाँ पर अनुच्छेद 32 के बारे में A.K. गोपालन जो बनाम मद्रास राज्य था। और S.R. बम्बईया वाद जो था ये भारत संघ से, S.R. बम्बईया वाद बनाम भारत जो संघ था ये अनुच्छेद 56 के तहत राज्य सरकार की मनमानी पर प्रतिबंध लगाना था। अनुच्छेद जो 356 है ये राज्य सरकार की मनमानी पर प्रतिबंध लगाता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो था ये अनुच्छेद 368 के तहत है, जो संसद संविधान के किसी भी मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती है, अनुच्छेद 368 के तहत। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ असत्य कथन पूछा है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। शनि का एक आंतरिक ग्रह है। बुध सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में 88 दिनों में पूरा करता है। तो यहाँ पर असत्य कथन बताना है। तो यहाँ पर जो असत्य कथन दिया गया था कि शनि एक आंतरिक ग्रह है, तो यहाँ पर असत्य दिया गया था, शनि एक आंतरिक ग्रह नहीं है। उसके अलावा पृथ्वी नीला ग्रह है और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है और बुध जो है सूर्य के परिक्रमा में 88 दिन लगाता है। और जो शनि जो है ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला जो ग्रह है बृहस्पति ग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बजे रहे हों तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बजे हैं और 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बजा हुआ समय पूछा है। तो यहाँ पर है प्रातः के 11 बजे, रात्रि के 11 बजे, प्रातः के 10:15 बजे और प्रातः के 9:45। तो यहाँ पर जो सही होगा वो यहाँ पर प्रातः के 11 बजे होंगे। जब 0 डिग्री देशांतर पर 10 बजे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर यहाँ पर 11 बजे होंगे। अगला प्रश्न है, भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जहां भूकंपन आरंभ होता है कहलाता है। तो उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र, निकास या वेंट या करेक्टर।
तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है जो उद्गम केंद्र हैं, ये जहाँ पर भूकंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र जो है जहाँ पर भूकंपीय तरंगे 90 डिग्री कोण पर जहाँ पर सबसे पहले पहुंचती है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण पूछा है। तो यहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी के कारण पूछा है, तो इसमें बोनस दिया गया। इस प्रश्न में क्या दिया गया, बोनस दिया गया। और ये कारण भूकंप और ज्वालामुखी का कि पृथ्वी के अंदर जो गर्मी और ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है तो वो अंतर्जनित बली होता है, लेकिन इसमें बोनस दिया गया था। अगला प्रश्न है अंगुलहास धारा कौन से महासागर में प्रवाहित होती है। यहाँ पर प्रवाहित होती है अंगुलहास धारा, ये पूछा था आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर। अंगुलहास धारा कहाँ प्रवाहित होती है, तो यहाँ हिंद महासागर में जो है अंगुलहास धारा है वो हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। और ये एक गर्म जल धारा है। अंगुलहास गर्म जल धारा है। उसके अलावा यहाँ पर मोजाम्बिक जो धारा है ये भी एक गर्म जल धारा है हिंद महासागर की। और अंटार्कटिक महासागर में अगर बात करें, अंटार्कटिक महासागर में तो जो अंटार्कटिक महासागर में गर्म जल धारा फ्लोरिडा गल्फ स्ट्रीम, ये अंटार्कटिक महासागर, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में गर्म जल धाराएं हैं। और दक्षिणी अंटार्कटिक की बात करें ठंडी जल धारा की, तो यहाँ पर बेगुएला और फॉकलैंड जो हैं ये ठंडी जल धाराएं हैं दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर की। प्रशांत महासागर में गर्म जल धाराओं की अगर बात करें प्रशांत महासागर में, तो अलास्का, क्यूरोशियो और सुशीमा जो हैं ये प्रशांत महासागर की गर्म जल धाराएं हैं। और ठंडी जल धाराओं में कैलिफोर्निया, हेम्बोल्ट और ओयासियो जो हैं ये प्रशांत महासागर की ठंडी जल धाराएं हैं। और अंगुलहास हिंद महासागर की गर्म जल धाराएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम बेंटिंग। तो कौन थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले गवर्नर जनरल, तो यहाँ पर जो अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल थे। अगला प्रश्न थेरीगाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। थेरीगाथा के संबंध में सत्य बताना है, तो यहाँ यह सूत पिटक का हिंसा है। इसमें भिक्षुओं द्वारा रचित ग्रंथों का संकलन किया गया है। यह विनय पिटक का हिंसा है। इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। तो यहाँ पर थेरीगाथा का सही बताना है। तो यहाँ कौन कौन से सही हैं, यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा। पहला यह सूत पिटक का हिंसा है, दूसरा यह भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है, और चौथा जो है इसमें महिलाओं और सामाजिक आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। विनय पिटक की बात आई थी। यहाँ विनय पिटक जो है, विनय पिटक क्या है, विनय पिटक बौद्ध भिक्षु संघ में संबंधित नियमों का एक संग्रह है विनय पिटक। अगला प्रश्न वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे। वर्धमान महावीर जो थे वो लिच्छवी संघ, हर्षक वंश, सांक्य वंश या सातवाहन किस वंश से संबंधित थे वर्धमान महावीर। तो यहाँ पर दो आंसर सही माने हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए लिच्छवी और हर्षक ये दोनों सही माने हैं, क्योंकि जो महावीर की माता थी वो लिच्छवी वंश की थी, त्रिशाला जो चेटक की बहन थी, और हर्षक वंश से उनके पिता सिद्धार्थ थे जो यात्रक कुल के प्रधान थे। सिद्धार्थ जो थे, इनके पिता सिद्धार्थ और माता जो त्रिशाला थी चेटक की बहन थी, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। अगला प्रश्न है, और यहाँ पर शाक्य की बात आई है, तो शाक्य जो थे ये गौतम बुद्ध जो खुद इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था।
शाक्य कुल से कौन थे? गौतम बुद्ध थे। अगला प्रश्न है 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों? यहाँ पर पूछा है कि 16 महाजनपदों में मगध ही प्रथम क्यों था? तो खेती की उपज अच्छा होना, लोहे की खदानें होना, जंगली हाथी उपलब्ध होना, या ये सभी? तो यहाँ पर क्या कारण था प्रथम होने का मगध का? तो यही कारण था कि ये विशेषताएं थी, खेती की उपज अच्छी थी, लोहे की खदानें थी, जंगली हाथी उपलब्ध थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर जो 16 महाजनपदों का उल्लेख अपने को मिलता है, 16 महाजनपदों का उल्लेख की अगर बात करें तो अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ हैं और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है लोथल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या कश्मीर? लोथल तो गुजरात में है, लोथल गुजरात में। और राजस्थान में अगर बात करें जो हड़प्पा स्थल हैं, राजस्थान में कालीबंगा। हरियाणा में अगर बात करें, हरियाणा में बनावली, राखीगढ़ी, मिताथल। कश्मीर में मांडा। उसके अलावा राजस्थान में आहड़, गणेश्वर, बैराठ, इनके अलावा अन्य भी। अगला प्रश्न है बेरीगाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था? बेरीगाजा किस बंदरगाह का यूनानी नाम था? भरूच, अरिकामेंडू, पुहार या मदुरै? किसका प्राचीन नाम था? बेरीगाजा बंदरगाह का नाम पूछा है। तो यहाँ पर जो भरूच जो बंदरगाह था उसका यूनानी नाम बेरीगाजा था और ये गुजरात में पड़ता है, नर्मदा नदी के किनारे हैं भरूच बंदरगाह। अरिकामेंडू की बात करें तो अरिकामेंडू जो है वो पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है अरिकामेंडू। पुहार जो है वो तमिलनाडु में और मदुरै भी तमिलनाडु में आता है। अगला प्रश्न चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। उनमें से वेलनवगाई का संबंध पूछा है। चोल अभिलेखों में वेलनवगाई का संबंध पूछा है तो गैर ब्राह्मणों, किसान स्वामियों की भूमि, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, या किसी विद्यालय में रख रखाव के लिए भूमि, या मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो गैर ब्राह्मण जो थे, किसान स्वामी की भूमि जो थी ये वेलनवगाई थी। ब्राह्मणों को जो उपहार में भूमि दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। ब्राह्मणों को अग्रहार भूमि दी जाती थी और विद्यालय के लिए रख रखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी उसे शाला भोग कहा जाता था और मंदिर को जो उपहार में जो भूमि दी जाती थी उसे देवदान भूमि कहा जाता था। अगला प्रश्न है उत्सव और जिलों को सम्मिलित करना है। उसमें ऊंट जो उत्सव है, ऊंट उत्सव, मरु उत्सव, पतंग उत्सव और मेवाड़ उत्सव मिलान करना है, यहाँ पर सम्मिलित करना है। ऊंट उत्सव जो है वो बीकानेर में मनाया जाता है, मरु उत्सव जो है वो जैसलमेर में मनाया जाता है और पतंग उत्सव जो है वो जयपुर में मनाया जाता है और मेवाड़ उत्सव उदयपुर में मनाया जाते हैं। उसके अलावा राजस्थान में थार उत्सव जो है बाड़मेर में मनाया जाता है, हाथी उत्सव जो है जयपुर में मनाया जाता है, राजस्थान फेस्टिवल भी जयपुर में मनाया जाता है, बैलून उत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। इनका कई बार जो माह पूछा जाता है तो ऊंट जो उत्सव मनाया जाता है ये जनवरी माह में मनाया जाता है और मरु उत्सव जो है जनवरी फरवरी में मनाया जाता है। पतंग उत्सव जो है वो मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को मनाया जाता है और मेवाड़ उत्सव जो है वो अप्रैल माह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। यहाँ पर कथन दिए गए हैं कि जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में है, केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में है, अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को मानसून वन भी कहते हैं, राजस्थान का कल्प वृक्ष रोइडा को कहा जाता है। तो यहाँ पर असत्य बताना है भी कौन सा असत्य है यहाँ पर। तो यहाँ पर असत्य जो दिया गया है वो दिया गया है
सी और डी, यहाँ पर सी और डी दोनों को यह सत्य मानना है कि अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसून वन नहीं कहते, उनको उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है। मानसून वन अर्ध उष्ण कटिबंधीय को नहीं कहते, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है। और राजस्थान का जो कल्प वृक्ष है, राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है। और रोहिड़ा जो है, रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है, ये पुष्प है, और कल्प वृक्ष खेजड़ी कहलाता है। रोहिड़ा राज्य पुष्प है, राजस्थान का राज्य पुष्प है। और जौहर सागर अभ्यारण्य कोटा, बूंदी चित्तौड़गढ़ में, केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में। और अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सुमिलित नहीं है, यहाँ पर सहायक नदियां दी गई है नदियों की। नदी की सहायक नदी जोजड़ी, बनास की सहायक मैनाल, माही की सहायक बाणगंगा और चंबल की सहायक पार्वती। यहाँ सुमिलित नहीं है पूछा, सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में जो है माही की सहायक जो नदी है वो सही नहीं दी गई है। और यहाँ पर जो लूणी की सहायक नदियाँ हैं, यहाँ लूणी की सहायक नदियों की अगर बात करें तो जोजड़ी के अलावा लीलड़ी, बांडी, सुकड़ी, जवाई, सागी और मीठड़ी, ये लूणी की सहायक नदियां हैं। जोजड़ी की अगर बात करें, जोजड़ी एकमात्र ऐसी नदी है जो दाईं ओर से आकर लूणी नदी में मिलती है। बनास की सहायक नदियों की बात करें, बनास की सहायक नदियों में मैनाल के अलावा बेड़च, बांडी, मानसी, मोरेल, खारी, कोठारी, डाई, ये सभी जो नदियां हैं ये बनास की सहायक नदियां हैं। माई नदी की सहायक नदियों की बात करें तो यहाँ पर सोम, जाखम, अनास, चाप, एराव, भादर, इरू, मोरेन, ये जो सभी हैं ये माई नदी की सहायक नदियां हैं। और चंबल नदी की सहायक नदियों की बात करें तो पार्वती के अलावा काली सिंध, सीप, मेज, बामनी, कुराल, कुन्नू, चाकण, आलनिया, ये सभी जो हैं चंबल की सहायक नदियों के अंतर्गत आती हैं। और बाणगंगा एक अंतर प्रभावित नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वराह मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अजयराज के द्वारा, अणुराज के द्वारा, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा या पृथ्वीराज चौहान के द्वारा? किसके द्वारा करवाया गया था वराह मंदिर का निर्माण? वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया था अणुराज के द्वारा करवाया गया था। अणुराज ने एक आना सागर झील का भी निर्माण करवाया था। चंदा जो नदी थी उसके पानी को रोककर आना सागर झील का निर्माण करवाया था। और अजयराज की अगर बात करें, अजयराज ने 1113 में अजमेर बसाया और अजमेर दुर्ग निर्माण करवाया। सांबर को अपनी राजधानी बनाया था अजयराज ने। और विग्रहराज चतुर्थ की बात करें, विग्रहराज चतुर्थ को बिसल देव भी कहते हैं। और इसके समय जानक भट्ट ने इसे कवि बांधव की उपाधि दी थी विग्रहराज चतुर्थ को, यानी कवि बांधव के नाम से भी जाना जाता है। और इसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। हरिकेली नाटक जो है विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखा गया था। पृथ्वीराज चौहान की बात करें, पृथ्वीराज चौहान इतिहास में देखें तो 3 आते हैं। जो पहला पृथ्वीराज चौहान था वो अजयराज का पिता था। दूसरा जो पृथ्वीराज चौहान था, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय जो था वो जगदेव का पुत्र था। और पृथ्वीराज तृतीय जो था वो सोमेश्वर का पुत्र था, जिसे राय पिथौरा और दल पंगुल की उपाधियां धारण की थी। और उसके समय जो तराइन के युद्ध हुए थे 1191 में, और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ हुआ था। ये था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अगला प्रश्न, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट पूछा है। पॉलिटिकल एजेंट और सिरोही राज्य का पूछा है। जेडी हॉल, इडन, मेजर बर्टन या मैकमोसन, कौन था पॉलिटिकल एजेंट सिरोही राज्य का? तो यहाँ पर जो जेडी हॉल हैं, जेडी हॉल जो हैं ये सिरोही राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था। इडन जो है, इडन जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था।
मेजर बर्टन जो है ये कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था, और मैकमोसन जो है ये जोधपुर या मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। उसके अलावा जो सीएल सावर्स जो था मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, और मॉरिसन जो था वो भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। अगला प्रश्न देखते हैं, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? निवासी पूछे हैं, कहाँ के निवासी थे मोतीलाल तेजावत? फलासिया के, शामलिया के, कोल्यारी के या मानगढ़ के? कहाँ के थे? तो ये जो थे ये कोल्यारी गांव जो उदयपुर में पड़ता है, ये कोल्यारी गांव के निवासी थे, और इन्हें बाबूजी के नाम से, आदिवासियों का मसीहा के नाम से भी मोतीलाल तेजावत को जाना जाता है। मानगढ़ की बात करें तो मानगढ़ इतिहास में, मानगढ़ जो हत्याकांड हुआ था बांसवाड़ा में है ये मानगढ़ हत्याकांड हुआ था 17 नवंबर 1913 को हुआ था, और अंग्रेजों द्वारा 1500 भील जो है मारे गए थे, और इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। मानगढ़ हत्याकांड जो 17 नवंबर 1913 को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1987 में सूर्यमल मिशन पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया को किस साहित्यिक रचना को दिया गया था? लीलटांस, निग्रंथ, धरती दोहरारी या शब्द के लिए? तो किसके लिए सूर्यमल मिशन पुरस्कार जो है कन्हैयालाल सेठिया को 1987 का सूर्यमल मिशन पुरस्कार दिया गया था कन्हैयालाल सेठिया को? तो वो दिया गया था शब्द के लिए। शब्द जो रचना थी उनके लिए ये सूर्यमल मिशन पुरस्कार 1987 में दिया गया। लीलटांस की अगर बात करें तो लीलटांस के लिए कन्हैयालाल सेठिया को 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और निग्रंथ की बात करें, निग्रंथ के लिए कन्हैयालाल सेठिया को 1988 का मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया। और धरती दोहरारी अगर बात करें, धरती दोहरारी जो है वो कन्हैयालाल सेठिया की जो सबसे प्रसिद्ध कविता है धरती दोहरारी है। उसके अलावा कन्हैयालाल सेठिया ने पाथल और पित्थल, माइल्ड्रो येलो, मिंजर और लीक लकोड़ा ये रचनाएं की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हातलगांव का संबंध राजस्थान एकीकरण के किस रियासत से जुड़ा है? यहाँ पूछा है हातलगांव का संबंध एकीकरण किस में रियासत से था? तो किशनगढ़ रियासत, झालावाड़, प्रतापगढ़ या सिरोही? किस रियासत से हातलगांव का संबंध था ये पूछा है। तो यहाँ पर जो सिरोही रियासत थी इसका संबंध हातलगांव से था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा? दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर जो है विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को कहा था? मेहरानगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, शिवाना दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग? किस दुर्ग को कहा था? तो वो दुर्ग था तारागढ़ दुर्ग के लिए बेंटिंक ने कहा था कि ये दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। जो तारागढ़ है, तारागढ़ को अजमेरू दुर्ग भी कहते हैं, राजस्थान का हृदय कहते हैं, राजपुताना की कुंजी कहते हैं, और ये बिटली पहाड़ी पर बनाया गया है। मेहरानगढ़ दुर्ग की अगर बात करें, मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में है, मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है, गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। 1459 में राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था मेहरानगढ़ दुर्ग का। नाहरगढ़ जो दुर्ग है, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में है, जिसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। 1734 में सवाई जय सिंह द्वारा नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। शिवाना दुर्ग की अगर बात करें तो शिवाना दुर्ग बालोतरा बाड़मेर में है, और यहाँ 954 ईस्वी में वीर नारायण परमार द्वारा शिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। और दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर जो है वो तारागढ़ दुर्ग को बेंटिंक ने कहा। अगला प्रश्न देखते हैं, आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? बेणेश्वर मेले को, कैला देवी मेले को, जीण माता मेला या डिग्गी मेला? आदिवासियों का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है? तो ये बेणेश्वर मेला जो है ये आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, बेणेश्वर मेला। और कैला देवी मेले की अगर बात करें, कैला देवी मेला करौली में लगता है। जीण माता का मेला
जीण माता का मेला सीकर में लगता है। उसके अलावा एक खाटू श्याम जी का जो मेला है वो भी सीकर में लगता है। और डिग्गी मेला जो है ये टोंक में लगता है। कानन मेला बाड़मेर में लगता है। कपिल मुनि का मेला बीकानेर में लगता है। गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ मेला जो है वो गंगानगर में लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। थमियों थमियों थेड़ियों आड़ ठुस्सी ये जो आभूषण हैं ये महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं? थमियों थेड़ियों आड़ ठुस्सी आभूषण ये पूछा है तो यहाँ सिर में, कंठों में, हाथ में या कमर पर। तो ये जो है ये कंठ के आभूषण हैं। और कंठ के आभूषणों की अगर बात करें तो यहाँ खुंगाड़ी नामक आभूषण या हंसली जिसे कहा जाता है, तुलसी आभूषण, चंपाकली, तिमणिया, पोत, टेवटा, निम्बोरी, झालरा, बजटी, हालरो ये सभी आभूषण कंठ के आभूषण हैं। सिर के आभूषणों की अगर बात करें, सिर के आभूषणों में शीश फूल, बोरला, रखड़ी, झेला, मेमंद ये सिर के आभूषण हैं। और हाथ के आभूषणों की अगर बात करें तो हाथ की अंगुलियों में जो आभूषण पहने जाते हैं उनमें मुंदड़ी, दामना, अरसी ये अंगुली के आभूषण हैं। और कलाई के आभूषणों की अगर बात करें तो मोकड़ी, बंगड़ी, नोगरी, गोखरू, गुजरी ये हाथ की कलाई के आभूषण हैं। कमर के आभूषणों की अगर बात करें तो कणकती जिसे कंदोरा भी कहा जाता है, तागड़ी, जंजीर और सटका ये कमर के आभूषण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजधानी शासक द्वारा करवाई गई थी? किस राजस्थानी शासक द्वारा करवाई गई महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स की स्थापना सवाई जयसिंह, सवाई राम सिंह, जगत सिंह या जसवंत सिंह किसके द्वारा महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना करवाई गई थी? तो वो करवाई गई थी जो सवाई राम सिंह थे, जिसे राम सिंह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, सवाई राम सिंह थे। और सवाई को जो उपाधि है, ये सवाई की जो उपाधि है राम सिंह को औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। उसके अलावा एक नाम आता है, नहीं इसमें सवाई की उपाधि जो सवाई जयसिंह को है ये औरंगजेब के द्वारा दी गई भी, ठीक है। सवाई जो जयसिंह को जो उपाधि है ये औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। और ये राम सिंह द्वितीय ही थे जिन्होंने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना 1857 में करवाई थी। और सवाई जयसिंह को ये उपाधि जो औरंगजेब के द्वारा दी गई। और इसके अलावा मिर्जा राजा जयसिंह थे, उनको मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां द्वारा दी गई थी। और उनके द्वारा यानी मिर्जा राजा जो जयसिंह थे या जयसिंह प्रथम थे, उनके द्वारा सूरत खाना की स्थापना जयपुर में करवाई गई थी। जगत सिंह के बारे में बात करें तो जगत सिंह के समय मेवाड़ जो शैली थी वो स्वर्णकाल कहलाता है। इनके द्वारा चित्तौरों की ओवरी जो विद्यालय था और विद्यालय की स्थापना करवाई थी चित्तौरों की ओवरी के नाम से। और इनके समय चित्रकार नसीरुद्दीन साहिबुद्दीन मनोहर थे। जसवंत सिंह प्रथम की अगर बात करें यहाँ जसवंत सिंह की, तो उनके समय ढोला मारू, सोनी महिवाल ये जो चित्र थे इनके समय में बनाए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं वाल्लर नृत्य के। वाल्लर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? वाल्लर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? वाल्लर नृत्य क्षत्रिय द्वारा, पुरुष द्वारा, क्षत्रिय व पुरुष द्वारा या इनमें से कोई नहीं। वाल्लर नृत्य ग्रासियों का नृत्य है। और ये जो है नृत्य ये क्षत्रिय और पुरुष मिलकर ये नृत्य करते हैं, वाल्लर नृत्य। उसके अलावा क्षत्रिय पुरुष दोनों के द्वारा किए जाने वाले नृत्यों में कूद नृत्य आता है, गौर नृत्य आता है, जवारा नृत्य ये क्षत्रिय पुरुष दोनों के द्वारा किए जाते हैं वाल्लर नृत्य की तरह। और स्त्री के द्वारा जो ग्रासियों का नृत्य किया जाता है ये मांदल नृत्य, लूर नृत्य, गरबा नृत्य ये स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। और पुरुषों के द्वारा जो ग्रास्य पुरुष के द्वारा नृत्य किया जाता है वो मोरिया नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है? तो यहाँ ऑप्शन में ज्ञानार्जन, बोध का विकास, ज्ञानोपयोग या क्रियात्मक कौशल का विकास के माध्यम से, क्रियात्मक कौशलों के विकास से
तो यहाँ पर जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी में जो क्रियात्मक कौशलों का विकास है उसके माध्यम से जो विद्यार्थी है मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है। और ज्ञानार्जन शब्द जो है यानी ज्ञान का अर्जन यानी ज्ञान को प्राप्त करना और ज्ञानोपयोग का मतलब है ज्ञान का उपयोग करना। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। कथन पूछा है, किसका कथन है कि शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ऑप्शन में दुर्खिम, बोसिंग, अरस्तु या टीपी नन किसके द्वारा कहा गया शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये कहा गया था दुर्खिम के द्वारा। दुर्खिम के द्वारा शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को किस नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को किस नाम से जाना जाता है। हर्बर्ट मॉडल, मॉरिसन मॉडल, आशुबल मॉडल या टर्नर टीचिंग मॉडल किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी में मॉरिसन मॉडल जो है मॉरिसन मॉडल के नाम से मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है। ब्लूम के द्वारा जो शिक्षण उद्देश्य दिए गए थे उनमें नहीं है पूछा है ज्ञान, अधिग्रहण, विश्लेषण और मूल्यांकन। कौन सा नहीं है ब्लूम के द्वारा जो शिक्षण उद्देश्य दिए गए थे उनमें। तो यहाँ पर अधिग्रहण जो है ये ब्लूम के द्वारा नहीं दिया गया शिक्षण उद्देश्य। उसके अलावा ज्ञान, विश्लेषण, मूल्यांकन। अगला प्रश्न, अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार प्रायोजना विधि संबंधित है। अनुदेशन तकनीक का पूछा है यहाँ पर, और जो प्रायोजना विधि है जो किलपेट्रिक के द्वारा दी गई थी उसका पूछा है, संबंध पूछा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए TCI यानी अध्यापक नियंत्रित अनुदेशन, LCI यानी विद्यार्थी शिक्षणार्थी नियंत्रित अनुदेशन और TLCI इंटरेक्टिव प्रक्रिया अनुदेशन और GCI जो समूह नियंत्रित अनुदेशन। तो यहाँ सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी में जो दिया गया है समूह नियंत्रित अनुदेशन यानी जिसे GCI कहा जाता है। ये अनुदेशन तकनीक की जो वह प्रकृति है जो प्रयोजना विधि से संबंधित है, GCI। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एवं मापन का संबंध निर्धारण निम्न में से किस सूत्र का प्रदर्शन द्वारा किया जाता है। यहाँ पर सूत्र पूछा है कि मूल्यांकन और मापन का संबंध किस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मापन बराबर मूल्यांकन प्लस मूल्य निर्धारण, मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण, या मापन बराबर मूल्यांकन निर्माण बराबर मूल्यांकन प्लस मापन प्लस मूल्यांकन। तो यहाँ पर जहाँ पर मूल्यांकन एवं मापन का संबंध सही सूत्र बताना यहाँ पर, तो यहाँ जो सही सूत्र होगा वो सूत्र होगा मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण। मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्धारण, ये जो सही सूत्र होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पद प्रायोजना विधि का भाग नहीं है। जो किलपेट्रिक के द्वारा जो विधि दी गई थी उसमें प्रायोजना विधि का भाग नहीं है। ऑप्शन में दिए हैं परिस्थिति उत्पन्न करना, प्रायोजना का चुनाव करना, सूचना का विश्लेषण करना और प्रायोजना का मूल्यांकन करना। तो कौन सा नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर सूचना का विश्लेषण करना ये नहीं है। प्रायोजना विधि के भाग की अगर बात करें तो इनमें परिस्थिति उत्पन्न करना, प्रायोजना का चुनाव करना और योजना का नियोजन करना और योजना की पूर्ति करना, प्रयोजना का मूल्यांकन करना और योजना का लेखा करना, ये 6 भाग इस प्रायोजना विधि के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के लिए सुझाव नहीं दिया गया। यहाँ पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की थी उनमें मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के लिए जो सुझाव नहीं दिया गया। यहाँ पर
मूल्यांकन लक्ष्य आधारित होना चाहिए, मूल्यांकन का स्वरूप व्यापक होना चाहिए, मूल्यांकन निरंतर होना चाहिए, या प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर सुझाव नहीं दिया बताना है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी में दिया गया है कि प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन परीक्षण की आवश्यकता नहीं, तो यहाँ पर होती है आवश्यकता, तो ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी, यानी जो तुलनात्मक अध्ययन है उसके लिए उपयोगी होता है, कक्ष में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है पोस्टर, समय तालिका, रेखाचित्र या ग्राफ। तुलनात्मक अध्ययन करना है तो उपयोगी क्या रहेगा, तो यहाँ पर जो तुलनात्मक अध्ययन के लिए हम ग्राफ जो है ये उपयोगी रहेगा। अगला प्रश्न है प्राचीन एवं वर्तमान काल की संस्कृति एवं लोक जीवन का छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है वह स्थान पूछा है। तो इस प्रश्न में जो ये जो प्रश्न है इसमें बोनस दिया गया, क्योंकि यहाँ पर छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है, यहाँ पर भ्रमण के द्वारा भी करता है और संग्रहालयों से भी होता है। तो यहाँ पर जो दिए गए थे तो यहाँ पर बोनस दिया गया इस प्रश्न में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेप को जाना जाता है। यहाँ बाढ़ के द्वारा जो युवा निक्षेप बन जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, भांगर, खादर या भाबर या तराई। तो उसे क्या कहा जाता है, जो नए युवा निक्षेप बनते हैं तो उनको खादर कहा जाता है, उनको खादर कहा जाता है। और जो भांगर हैं, भांगर जो है, भांगर वो होते हैं जो नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन जलोढ़ मिट्टी के ऊंचे मैदान बन जाते हैं जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, वो भांगर कहलाते हैं। यहाँ पर प्राचीन जलोढ़ मिट्टी होती है जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, ऊंचे क्षेत्र होते हैं, भांगर कहलाते हैं। भाबर जो है, भाबर जहां पर कंकड़ पत्थरों से युक्त क्षेत्र हो वो भाबर कहलाता है। और जो तराई जो है वो दलदली जो क्षेत्र है वो तराई क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में बहुतायत से पाए जाने वाले वन, जो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं भारत में, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या पर्वतीय वन। तो किस प्रकार के वन हैं वो सर्वाधिक या बहुतायत में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन हैं ये वन अपने बहुतायत में पाए जाते हैं। और इन वनों के अंदर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में साल वृक्ष आता है, सागवान के वृक्ष आते हैं। उसी प्रकार उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में अगर वृक्षों की अगर बात करें तो यहाँ पर किंकर के, बबूल के वृक्ष, पलास के, नागफंडी के और खेजड़ी के, ये कांटेदार जो वन होते हैं उनके अंदर आते हैं। सदाबहार वनों की अगर बात करें, सदाबहार वनों में महोगनी वृक्ष, नारियल के, रबड़ वृक्ष और बांस के जो हैं ये सदाबहार वनों में आते हैं। पर्वतीय जो वन क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत सप्रूस वृक्ष, चीड़ के वृक्ष, अल्पाइन के वृक्ष, ये पर्वतीय वन क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है, कपास को, जूट को, सन को या प्राकृतिक रेशम। सुनहरा रेशा पूछा है तो सुनहरा रेशा होगा जूट जो है सुनहरा रेशा कहलाती है। और कपास को सफेद सोना कहते हैं, जूट को सुनहरा रेशा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है धात्विक खनिज युगम। तो यहाँ पर धात्विक खनिज बताना है, युगम बताना है। यहाँ पर मैग्नीज तांबा दिया है, तांबा ग्रेफाइट दिया है, लोहा अब्रक दिया है और अब्रक डोलोमाइट दिया है। धात्विक खनिज का युगम सही बताना है, यहाँ कौन सा सही दिया है, तो यहाँ पर मैग्नीज जो तांबा है ये धात्विक खनिज की श्रेणी में आते हैं। उसके अलावा अलग अलग देखें तो यहाँ पर धात्विक खनिजों में धातु के जो अंश होते हैं इसमें मैग्नीज, तांबा, लोहा, ऐसे के निकल, कोबाल्ट ये आते हैं। जो ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट की अगर बात करें, ग्रेफाइट एक अधात्विक खनिज है और यहाँ लोहा धात्विक खनिज है। और अब्रक जो है वो अब्रक अधात्विक खनिज है।
अधात्विक खनिजों में चूना पत्थर आता है, कोयला आता है, जिप्सम आता है, पेट्रोलियम गैस, ये सभी जो है अधात्विक खनिजों में आता है। और अब्रक जो है वो हो गया। और डोलोमाइट जो है, डोलोमाइट ये भी एक अधात्विक खनिज है, ये अधात्विक खनिज का युग्म हो गया। और मैग्नीज और तांबा ये धात्विक खनिज का। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से प्राप्त की जाती है? यानी कैंसर के लिए जो औषधि का निर्माण किया जाता है किस पौधे से की जाती है? तो ये अर्जुन का पौधा, हिमालय यव, सर्पगंधा या अकल्सवुड जो है पौधा। तो किस पौधे से कैंसर रोधी दवा का निर्माण किया जाता है? तो वो किया जाता है हिमालय यव जो है उसके द्वारा कैंसर रोधी औषधि निर्माण की जाती है। और अर्जुन पौधे की अगर बात करें, अर्जुन का जो पौधा है, अर्जुन के पौधे से जो हृदयघात हार्ट अटैक की जो दवाई बनाई जाती है वो अर्जुन के पौधे से बनाई जाती है। और सर्पगंधा का जो पौधा है, सर्पगंधा से घाव के लिए, बुखार के लिए, पेट दर्द के लिए, अनिद्रा के लिए और उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी जो होती है मिर्गी के लिए और पागलपन के इलाज के लिए भी औषधियों या दवाई जो इलाज हैं ये सर्पगंधा के पौधे से औषधियां बनाई जाती हैं। एक आता है अक्सलवुड का जो पौधा है, अक्सलवुड के पौधे से इसकी पत्तियों से त्वचा रोग, पीलिया के लिए और पाचक के लिए और वातहर या कफनाशक के लिए, कीटाणुनाशक के लिए ये दवाइयां जो हैं अक्सलवुड पौधे से बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पार्लर पानी शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। तो पार्लर पानी जो शब्द है वो राजस्थान में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? नदी के जल के लिए, भूमिगत जल के लिए या नहरी जल के लिए या वर्षा जल के लिए। तो यहाँ पर है पार्लर पानी का जो प्रयोग हुआ है ये वर्षा जल के लिए हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न है इस पेपर का, राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित है? भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क पूछा है, स्थापित है जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में या बीकानेर में। तो भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है वो जोधपुर में स्थापित है। जो भड़ला जोधपुर में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित है। ये राजस्थान का पहला सोलर पार्क स्थापित किया गया था। जैसलमेर में अगर बात करें, जैसलमेर में नोखा सोलर पार्क है और एक फतेहगढ़ और मोकला ये जो है स्थापित किए गए हैं। बाड़मेर में अगर बात करें, बाड़मेर में अगोरिया सोलर पार्क प्रोजेक्ट संचालित है बाड़मेर में। बीकानेर में अगर बात करें तो बीकानेर में सोलर पार्क तो नहीं है लेकिन थर्मल पावर है, जो बर्गसिंगसर और बीटनोक है। बीकानेर में थर्मल पावर है, बर्गसिंगसर और बीटनोक जो है ये बीकानेर में थर्मल पावर है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो रीट के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। इसके बाद 2022 का एक पेपर रहा है। धन्यवाद।